बाइडेन के बाद पुतिन भी शांति वार्ता को अब तैयार है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है रूस ने शांति के लिए पश्चिमी देशों के सामने शर्त रख दी है, यानी ये युद्ध खत्म होगा लेकिन शर्तों पर। रूस ने यूक्रेन से सेनाओं की वापसी की शर्त को किया खारिज। बाइडेन ने कहा था कि पुतिन जंग रोकना चाहते हैं तो बातचीत को तैयार हो, और अब बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं पुतिन। तो बातचीत के लिए तैयार तो है पुतिन, लेकिन अमेरिका और रूस की तरफ से शांति की बात तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये युद्ध खत्म कैसे होगा? क्या बातचीत के बिना पर ही खत्म होगा? और पश्चिमी देश क्या मानेंगे? क्योंकि पुतिन आरोप लगा चुके हैं कि बातचीत की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, उन्होंने कहा कि पुतिन जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जो शर्तें हैं वो शर्तें सबसे बड़ा रोड़ा अभी तक बनती हुई नजर आई है। देखिए, बिग वॉल पर आपके सामने नई डेवलपमेंट रखेंगे। अमेरिका और रूस की तरफ से जो शांति की बात कही गई है, लेकिन क्या ये इतना आसान है, इसके बारे में आपको बता रहे। देखिए, क्या शांति वर्सेस शर्त महाविनाश का डर है? ज़ेलेंस्की की शर्त क्या है? शांति के लिए जो पहल की जा रही है उसमें कई बातें माननी पड़ेगी। जो बाइडेन कह रहे हैं कि युद्ध रोकने का एक ही तरीका है, रूस को यूक्रेन छोड़ना होगा। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान है। आगे क्या है जानकारी? ज़ेलेंस्की की कंडीशन क्या कि रूस के कब्जाए इलाकों को भी खाली करना होगा। ये रूस के सामने बड़ी शर्त रखी गई है। रूस का दावा क्या है? कब्जा कर चुके इलाकों को हम वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं किया जाएगा रूस की ओर से। पश्चिमी देश का एंगल समझिए। पश्चिमी देश कह रहे हैं शांति के लिए रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी की शर्त रखी गई है। अब सोचिए, इतनी शर्तों के बीच क्या शांति वार्ता हो पाएगी? क्रेमलिन यानी रूस का क्या एस्पेक्ट है? पुतिन बातचीत को तैयार है, लेकिन सेना की वापसी नहीं होगी। ये रूस की ओर से क्लियर कर दिया गया है। रूस और पश्चिमी देश अपनी कंडीशंस पर अड़े रहे तो युद्ध विराम संभव ही नहीं है। यही बड़ी बात है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अगर अभी युद्ध विराम नहीं हुआ तो आगे आखिर होगा क्या? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे आपके सामने डिटेल्स रखने वाले हैं। अभी जंग नहीं रुकी तो सर्दियों में यूक्रेन तबाह हो जाएगा। ये बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं। युद्ध विराम नहीं होने से थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी खतरा सता रहा है। क्या अब नया विश्व युद्ध दुनिया को देखना पड़ेगा? अमेरिका की ताकत कम होने पर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, यह भी पॉसिबिलिटी है। अगली पॉसिबिलिटी क्या? हथियारों के खत्म होने पर एटमी तबाही की ओर दुनिया बढ़ जाएगी क्या? ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं कि अगर शांति वार्ता नहीं होती है, युद्ध नहीं रुकता है, तो आगे क्या होगा? दुनिया के ज्यादातर देश भीषण मंदी यानी रिसेशन झेलने को मजबूर हो जाएंगे। अनाज संकट के चलते करोड़ों लोगों के भूखे मारे जाने का भी डर है। तो ये वो बड़े सवाल हैं और चिंता बढ़ाने वाली ये समस्याएं हैं कि अगर पीस टेबल पर रूस और यूक्रेन नहीं बैठते हैं तो दुनिया को झेलना पड़ेगा बहुत बड़ा संकट। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। श्याम सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। देखिए, हमने ये भी बताया है कि अगर पीस टेबल पर रूस यूक्रेन नहीं आते हैं, शांति वार्ता नहीं होती है, पूरी दुनिया को एक बड़ा संकट आने वाले समय में देखना पड़ सकता है। लेकिन बार बार ये जो शर्तें रखी जा रही हैं, चाहे अमेरिका की ओर से हो, पश्चिमी देशों की ओर से हो, खुद ज़ेलेंस्की की ओर से हो, क्या पुतिन मान पाएंगे? क्या इन शर्तों पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो कह चुके हैं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और पुतिन भी कहते हैं कि हमारी शर्तें हैं, उसके साथ ही हम टेबल पे बैठेंगे। तो जहां तक आप देखिए, पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं ये कहूं तो पुतिन बहुत स्टेट्समैन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विड्रॉल्स करके और अपनी नीति बदली है, और इंटरनेशनल डोमेन में वो चाहते हैं अपनी एक छवि बनाकर रखना। उस हिसाब से वो कहते हैं कि मुझे इतना जो मैंने कैप्चर कर लिया वो मुझे रहने दो, और अब बात करो। जैसे उन्होंने क्रीमिया के लिए किया था, उसको ले लिया। अब ये 3 जो रीजन है उनके चारों करीब खेरसान से भी विड्रॉ करके उन्होंने एक नया मैसेज दिया था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ताकि वो G20 में भी उनकी संभल रहे, और शायद वो इसी रास्ते पे चल रहे हैं। जर्मनी के चांसलर के साथ भी उनकी जब बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि आप इतनी तरह से लड़ रहे हो, नाटो उनको मदद कर रहा है। और मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन एक बहुत मूलभूत सवाल ये है कि अगर शांति की बात होगी तो फिर उसमें शर्तें कहां तक आएंगी, और अगर शर्तों की बात हो रही तो फिर शांति कैसे होगी? एक बड़ी खबर, एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर का डर भी दिखाया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया को सता रहा है। एक बड़ा बयान
दिया गया है। रूस की परमाणु ताकत पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम सबसे बेजोड़ है। न्यूक्लियर हथियार के साथ साथ दूसरे हथियार भी मारक क्षमता रखते हैं। पुतिन ने रूसी न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसटोम की तारीफ भी की है। तो पुतिन ने क्या कुछ कहा है, कैसे इस युद्ध को बताया है कि जो उनके सैनिक लड़ रहे हैं वो एक तरह से बेजोड़ तरीके के साथ लड़ रहे हैं, और एक तरफ शांति वार्ता तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा है। इस बीच पुतिन का बड़ा बयान, इस बयान को हम आपको बिग वॉल के जरिए दिखाएंगे कि पुतिन ने क्या कुछ कहा है और कैसे जो कंपनियां लड़ रही हैं, जो सैन्य कंपनियां, उनकी तारीफ की गई है पुतिन के जरिए। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है और पुतिन का क्या कह, पुतिन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, सब ये जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है। शांति वार्ता के साथ साथ डर भी दिखा रहे हैं पुतिन। ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि आप डर कर रहे हैं। पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ये कोशिश है। संभावित बातचीत से पहले अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं पुतिन। तो ये संभावित तरीके हैं कि जिस तरह से अपनी पकड़, अपनी धमक का एहसास कराए रखना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन पर कोई समझौता न करने का मैसेज भी दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये तरीका एक है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। आपको अब ये सोचना है कि किस तरह से आगे बढ़े। अब आपको बताते हैं कि रूस की, और मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि और अंजलि भी है। सुरभि का रुख करना होगा, बड़ी खबर है उनके पास। क्योंकि यहाँ पर आगे चर्चा से पहले निधि ये जानना जरूरी है कि आखिर रूस की ये परमाणु ताकत है क्या, और रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं, कितने रिजर्व में हैं, कितने तैनात किए गए हैं, किस आधार पर रूस बार बार न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर ये बयानबाजी देता है। तो कुल परमाणु हथियार अगर देखें 6255 तैनात किए जा चुके हैं और परमाणु हथियार 1625 हैं, जबकि रिजर्व परमाणु हथियारों की क्षमता भी देखिए यहाँ पर बताई जा रही है 2870 ऐसे हैं जिन्हें रिजर्व किया गया है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो यह आंकड़ा 1185 का है, जबकि पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह आंकड़ा 800 है, जबकि दूसरे परमाणु हथियार 1760 हैं। शुरदेंदु सर, ये न्यूक्लियर थ्रेट की बात पुतिन तब करते हैं जब वो जानते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या जंग के 10वें महीने के इस हालात में टेबल पर अमेरिका और रशिया को आना होगा, क्योंकि यहां शर्तों की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है रशिया नहीं विड्रॉ करेगा किसी तरह यूक्रेन से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए, शांति अगर इस रीजन में और इस युद्ध में आनी है तो वो बगैर शर्तों के आनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जो पुतिन बार बार अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल का जिक्र करते हैं और जो उसकी क्वांटिटी बताते हैं, वो एक सत्य बात है। और न्यूक्लियर जो वेपन है रशिया के, वो बहुत ही एडवांस स्टेज में और इसको सारी दुनिया मानती है। इसी के तहत वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्टेट कर रहे हैं। उन्होंने 4 स्टेट जो यूक्रेन के कब्जे में कर रखे हैं उसको वो छोड़ने के लिए सॉरी टू बट इन सर, लेकिन वेस्ट ने भी तो अपनी पावर दिखाई है ना, और ये तो रशिया भी कह रहा है कि बातचीत में सबसे बड़ा अड़ंगा अगर है तो वो वॉशिंगटन है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वॉशिंगटन को ने देखिए थोड़े एक सिग्नलिंग करते हैं टाइम टू टाइम शांति वार्ता के लिए। उन्होंने कहा कि पहले आप वहाँ से हट जाइए फिर हम वार्ता करेंगे, लेकिन अभी जैसे जो जर्मनी के चांसलर की 1 घंटे जो पुतिन से बात हुई है, प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, उन्होंने वो भी शांति वार्ता की तरफ बोल रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये क्या है कि आप यूक्रेन से विड्रॉ करेंगे तभी होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, जैसे 2014 में जो क्रीमिया पे कैप्चर हुआ है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। इसी तरह 4 स्टेट को वेस्टर्न वर्ल्ड इस समय एक्सेप्ट करने सही कह रहे हैं सर, लेकिन अगली बड़ी खबर पर भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि 6 यूरोपीय देशों में अब यूक्रेनी दूतावास को एक खौफनाक पार्सल मिला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन की ये जो एम्बेसीज हैं वहां पर ये पार्सल पहुंचाए गए हैं। एक नहीं बल्कि 6 यूरोपीय देशों की यूक्रेनी एम्बेसी को ये पार्सल मिले हैं। अब इन पार्सल्स में है क्या और क्यों ये खबर बड़ी है? क्योंकि पार्सल में जानवरों की आंख मिलने से ये सनसनी फैल चुकी है, और युद्ध के बीच पार्सल के मैसेज को समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है। और ये जो खूनी पार्सल है वो क्या है, इसे ब्लडी पार्सल क्यों कहा जा रहा है, और यूक्रेन की एम्बेसी ही क्यों टारगेट है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो पार्सल्स हैं और आशंका क्या है, संदेह किस पर जताया जा रहा है। 6 यूरोपीय देश, और 6 यूरोपीय देश में स्पेन भी मौजूद है उसमें, और उसमें जो यूक्रेन की एम्बेसी है यानी जो दूतावास है, उसमें इस तरह के ब्लडी पार्सल्स या खूनी पार्सल सामने आए हैं जिसमें जानवरों की आंखें हैं। एक तरह से डराने की कोशिश है, लेकिन संदेश क्या देने की कोशिश है, जल्दी से आपको बताते हैं। ब्लडी पार्सल्स में क्या कुछ है। 6 देशों में यूक्रेनी दूतावास को ये डिलीवरी गई है। किसी तरह के लिक्विड से ये भिगोया गया है पार्सल जो सामने आया है। पैकेट से जानवरों की आंखें निकली हैं और अलग अलग रंग और गंध का
ये लिक्विड है जो कि पैकेट में मौजूद है। अब तक भेजने वाले की कोई शिनाख्त नहीं है, कोई पहचान नहीं हो पाई, कोई डिटेल भी सामने नहीं आ पाई कि किसने भेजा है। कोई ग्रुप है, कोई गैंग है, कुछ नहीं पता लग पाया। किसी के लिए कोई संदेश नहीं लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है इस पार्सल्स में कि कोई बॉम्ब हो या फट जाए, ऐसा कुछ नहीं। सभी जगह यूक्रेनी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास जा रही हूँ। पांडे सर, आप किस तरह से आकलन करेंगे, क्योंकि ये जो पार्सल्स भेजे जा रहे हैं एक तरह से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है और एक साथ सिमिलैरिटी ये है कि 6 यूरोपीय देशों के यूक्रेनी एम्बेसीज में ये पार्सल्स भेजे गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये अमानवीय तरीका है वार्तालाप का और किसी प्रकार के संचार का। और जहाँ तक आंख भेजने का आंकलन है, वो कहा जा रहा है कि हमारी नज़रें आप पर हैं और हमारा ये पार्सल जैसे पहुँचा है, हम भी आप तक कभी भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि शांति वार्ता के बीच में ऐसे कदम उठाना क्या शांति वार्ता को ठेस पहुँचाने के समान होगा? लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि कम से कम शांति शब्द का जो उल्लेख हो रहा है, बातचीत के लिए लोग अभी चर्चा तो कर रहे हैं कम से कम। पहले तो शांति की बात भी नहीं हो रही थी। निश्चित रूप से ये सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि जब शांति वार्ता होगी तो रूस उन क्षेत्रों को कभी नहीं छोड़ेगा जिस पर उन्होंने कब्जा किया है। सवाल तो यही सर, शर्तें ही ऐसी रखी जा रही है जिसपे गुंजाइश ही नहीं है बातचीत की टेबल पर बैठा जा सके। ये बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये कि भीषण ठंड से पहले पुतिन का नेगोशिएशन ऑफर, बर्फबारी से पहले युद्ध खत्म करना चाहते हैं पुतिन। सोर्सेज ये कहते हैं रूस के पास तेजी से खत्म हो रहे हथियार, खराब हालत से जल्द निपटना चाहते हैं पुतिन और पुतिन पर नई रणनीति पर काम करने का दबाव लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि बड़ी बात है यहाँ इस पूरे मामले पर देखें तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले बर्फबारी में हो रही बमबारी को लेकर तमाम बयान सामने आते हैं कि रूस इस युद्ध में रुकने वाला नहीं है और आने वाले मार्च स्प्रिंग तक कहा गया था कि ये युद्ध आगे भी जारी रहने वाला है। अब ये बयान सामने आ रहा है जहां नेगोशिएशंस की बात, और नेगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए रूस की क्या वाकई है तैयार? समझने वाली बात यही है कि क्या ये पुतिन के नेगोशिएशन ट्रैप तो नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये पुतिन का नेगोशिएशन ट्रैप है तो किस आधार पर ये बात कही जा रही है, ये समझिए। नेगोशिएशंस के ऑफर में रूस ने युद्ध अब खत्म करने के लिए ये मैसेज दिया है। पुतिन के नेगोशिएशन के ऑफर को नहीं मानने वाले विलेन कहलाए जाएंगे और पुतिन ये जानते हैं कि सर्दी शुरू होते ही पूरा यूरोप चाहता है कि रूस से नेगोशिएशंस हो। अब पुतिन ये भी जानते हैं कि बाइडेन बगैर ज़ेलेंस्की की कोई भी बातचीत को नहीं माना जाएगा। किसी तरह की कोई नेगोशिएशंस जो बाइडेन के बिना नहीं हो सकती हैं। और पुतिन के नेगोशिएशंस के ऑफर की टाइमिंग मैक्रो के व्हाइट हाउस के दौरे के वक्त पर हो रही है। शरदेंदु सर, टाइमिंग को लेकर बात मैंने इसीलिए कही, रूस अगर आज के इस वक्त में नेगोशिएशंस की बात करता है तो उसमें अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अमेरिका जो पहले से ही ज़ेलेंस्की को ये बार बार कह चुके हैं कि अपने रुख को इतना हल्का करे कि टेबल पर बैठकर बातचीत हो सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जिस दिन यूएसए चाहेगा उस दिन यहाँ पे शांति एस्टैब्लिश होगी और शांति वार्ता के लिए दोनों पक्षों को राजी किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की को बढ़ावा जो मिल रहा है वो यूएसए से मिल रहा है, उसके हथियार मिल रहे हैं, उससे आर्थिक मदद मिल रही है। पूरा यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़ा हुआ है। जिस दिन बाइडेन चाहेंगे उस दिन शांति वार्ता। पांडे जी, जैसा शरदेंदु सर कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, पांडे जी एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो क्या पुतिन को यूएसए अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए बजाय ज़ेलेंस्की से बात करने की? क्योंकि अमेरिका ही लगातार गाइड कर रहा है ज़ेलेंस्की को क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, मजेदार चीज है कि हमेशा कहा जा रहा है कि तीसरा महायुद्ध क्या शुरू होने वाला है। देखिए, यहाँ पर नाटो और अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ये महायुद्ध ही है। क्योंकि वार्ता, शांति वार्ता के लिए पुतिन ने कहा मैं तैयार हूँ। किस हक से उन्होंने एक बात कहा? इसका मतलब पांडे सर, तो वही बात हो गई, दो जानी दुश्मन एक दूसरे का जो मुंह नहीं देख सकते हैं, वो एक दूसरे से शांति वार्ता की क्या अपील करेंगे? बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, पर फिर भी हर बात की संभावनाएं होती हैं। एक और बड़ी खबर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पांडे सर। हम लोग युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने पर बड़ी खबर सामने आई है। युद्ध में अब तक 10 से 13,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने जारी किया है बयान। रूस यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, मिखाइलो का कहना है ये। और मिखाइलो ने भी कहा है कि यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने B-21 रैडर को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है, तो रूस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। रूस अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है घातक एडवांस फाइटर जेट। बड़ी खबर यही, रूसी एयरफोर्स में शामिल होगा
सुखोई 57 फेलॉन फाइटर जेट हाइपरसोनिक केज 47M2 किंजल मिसाइल लेकर चल सकता है। सुखोई 57 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है और आवाज से दोगुनी स्पीड में ये उड़ान भर सकता है। 2027 तक 76 सुखोई 57 रूसी एयरफोर्स में शामिल होंगे। तो देखिए लगातार तैयारियां जो है वो रूस की ओर से भी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि रूस का जो प्लान था कि विंटर्स में हो सकता है कि ज़ेलेंस्की अपने घुटने टेक दें, लेकिन देखने को इससे उलट ये मिल रहा है कि लगातार अब पश्चिमी देश हो, अमेरिका हो, हथियारों की मदद, पैसों की मदद, जनरेटर तक की मदद लगातार यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। ऐसे में संभावना ना के बराबर दिखती है कि इन सर्दियों में ज़ेलेंस्की किसी तरीके से घुटने टेकेंगे। यही वजह है कि अब रूस भी अपनी तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाता हुआ आधुनिक हथियारों की तैनाती कर रहा है। देखिए, एक तरफ अमेरिका है जिसका एडवांस फाइटर जेट B-21 रैडर और दूसरी ओर है रूस का फाइटर सुखोई 57 फेलॉन। ये दुनिया के दो ताकतवर देशों के दो एडवांस फाइटर जेट में कौन है पावरफुल, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, बिग वॉल पर ये कंपैरिजन अब आपके सामने रखेंगे B-21 रैडर और सुखोई 57 का। सबसे पहले B-21 रैडर के बारे में बात करते हैं। इसकी खासियत ये, दुनिया में कहीं भी हमला करने में ये सक्षम है, कैपेबल है। वहीं सुखोई 57 की बात करें तो इससे भी कहीं भी हमला किया जा सकता है, ये भी कहीं भी हमला करने में इसकी कैपेबिलिटी है। B-21 रैडर की खासियत ये कि पायलट के बिना उड़ान ये भर सकता है। वहीं सुखोई 57 के बारे में जाने तो सिंगल सीट फाइटर जेट है, ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। B-21 रैडर छठे जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है ये, और इधर सुखोई 57 रूसी स्टील्थ टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। B-21 रैडर की आगे खासियत ये है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये एक तरीके का एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। और सुखोई 57 का मतलब ये है कि रूस कह रहा है कि इसे आसमान का राजा कहते हैं। एक तरफ रूस की ताकत, दूसरी ओर अमेरिका की ताकत। ये अलग बात है कि युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। B-21 रैडर की खासियत ये, हर तरह के रडार से ये बच सकता है। और इधर सुखोई 57 के बारे में जानिए। इंफ्रारेड से बचने की टेक्निक का टेस्ट इसमें अभी बाकी है। आगे कंपैरिजन क्या है, B-21 रैडर अब तक दुर्घटना की खबर इसकी नहीं मिली है, और इधर सुखोई 57 में टेस्ट के दौरान हादसे की खबर मिली है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैप्टन श्याम, अब हमने एक कंपैरिजन तो दिखा दिया है, देखने को यह मिल रहा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हथियारों की ताकत किसकी है, रूस वर्सेस अमेरिका की। अभी जो हमने कंपैरिजन दिखाया है रैडर और सुखोई 57 के बीच में, किसकी ताकत कितनी ज्यादा है, और क्या अमेरिका की ये मदद रूस के खिलाफ यूक्रेन को काम आएगी? बॉम्बर्स और फाइटर्स की जो वृद्धि हो रही है, ये लगातार ये ऐड कर रहे हैं अपने ये आर्सेनल्स में। देखिए, ये एक एडवांसमेंट, एक लगातार प्रक्रिया है, और खासकर जब कोई युद्ध चल रहा हो तो ये तो डेटरेंस के रूप में काम करता है। और जहाँ तक पायलटलेस एयरक्राफ्ट, ये जो हम सुखोई 57 की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयानक, जिसमें दो पायलट, वो एक्चुअली थोड़ी ग्राउंड को एरर थी, हालांकि उसमें ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन भर दिया गया था, तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो ये अभी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें पायलटलेस एयरक्राफ्ट को ये इतनी दूर तक भेजेंगे, और ये स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं। ये यूक्रेन के लिए एक्चुअली नहीं है, ये दुनिया के लिए, क्योंकि ये रेडर है, बॉम्बर है, और ये रीच बढ़ाते हैं। इनकी 4000-5000 किलोमीटर की बात हो रही है SSM सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक से, और दूसरे अटैक से यूक्रेन को काबू में किया जा सकता है। तो ये डेटरेंस है। बिल्कुल, एक सायरन बज गया ब्रेकिंग न्यूज का, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भरी है यूक्रेन की सीमा के पास। देखिए, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर जिनकी बात हो रही है, जिन पर चर्चा हो रही है, भीषण जंग के बीच यूक्रेन का ये बड़ा दावा है। 3 अलग अलग हवाई क्षेत्रों में दिखे Tu-95 MS बॉम्बर्स। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो इन आशंकाओं के बीच में एक आशंका जो सबसे बड़ी पैर पसार रही है, वो है न्यूक्लियर हमले की। क्या ये डर है, और क्या रूस ऐसा कर सकता है? क्या रूस इस वक्त पे एट प्रेजेंट न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर कितनी तबाही मचेगी और कितना बड़ा डर है, ये हम आपको बताते हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर जो रूसी बॉम्बर्स हैं, उनसे कितना बड़ा खतरा है, और कैसे वो आगे युद्ध में न्यूक्लियर अटैक का डर बढ़ा रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं, क्या यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है। और अब तक बेनतीजा जंग से परेशान क्या पुतिन अब एटमी हमले की तैयारी में है?
न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर आखिर यूक्रेन को क्या मैसेज देना चाहता है रूस, और क्या यूक्रेन को सिर्फ डराने के लिए रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भरी है? तो क्या ये दिखावा है कि आप डर जाओ और आप हार मान जाओ? न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर रूस ने क्या साफ कर दिया कि वह किसी भी वक्त एटमी अटैक कर सकता है? तो ये न्यूक्लियर हमले का डर है। और मैं आपके पास आ रही हूँ शरदेंदु जी, आपको क्या लगता है कि ये दिखावे की कोशिश है कि आप इससे डर जाइए, हम बॉम्बर को तैनात कर देंगे, हम हर वो अलार्मिंग पोजीशन ले आएंगे जिससे आप डर जाएं और इसमें हाथ खड़े कर दें कि अब हमसे आगे जंग नहीं हो पा रही है? क्या लगता है, ये वही कोशिश है प्रोपेगेंडा की, या फिर असलियत कुछ और है? ये कोशिश है कि इन सब की आड़ में लोग शांति वार्ता की आड़ में या शर्तों की आड़ में अटैक करने की पोजीशन पे आ गया है रूस? देखिए, मेरा मानना यह है कि इस तरीके की जब उड़ानें भरी जाती हैं और जो 3 डिफरेंट रीजन में भरी गई हैं, ये ऑपरेशनल रेडीनेस को दिखाता है। किसी भी मिशन को लॉन्च करने से पहले आप उसके लिए कितने तैयार हैं, किस तरीके से आपने अपना मिशन को एक बार रेकी किया हुआ, किस तरीके से प्लानिंग की, उसके तहत ये उड़ान भरी गई है। जहाँ तक युद्ध चल रहा है, लिहाजा डर का माहौल तो ख़त्म हो गया है, अब ये एग्जीक्यूशन का टाइम है। तो लिहाजा उनको हर फ्रंट पे तैयार रहना होगा, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो टैक्टिकल हो, चाहे ऑपरेशनल हो, चाहे स्ट्रेटजिक मिशन हो। इन सारे मिशन की एक तैयारी होती है और एक बैलेंस पोस्चरिंग की जाती है। अभी तक जो लड़ाई का जो आज की डेट में 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आज की डेट में वो रिस्ट्रिक्टेड है टैक्टिकल फील्ड में 20 से 25 से 50 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर मिसाइलें दागी। सर, जो बात आपने कही है, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? इस पर चर्चा करूं उससे पहले ये खबर भी बता देती हूं, क्योंकि बेलारूस बॉर्डर के आसपास थी, अब बताया जा रहा है स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। ये बयान लुकाशेंको का आया है। बेलारूस बॉर्डर के आसपास वेस्ट की सैन्य गतिविधियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, उसके तहत क्या खतरा बढ़ चुका है? यूक्रेन चाहता है कि किसी भी तरह नेटो वर्सेस रूस हो। लुकाशेंको का ये बयान सिक्योरिटी सर्विसेज ने दुश्मनों के कई संभावित हमलों को रोक दिया है। अब क्या ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? क्या यहां पर भी एक पोस्चरिंग की जाने की कोशिश की जा रही है? ये समझना जरूरी है। हालांकि जंग के इस हालात में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब क्या हमले के बहाने बेलारूस भी खोज रहा है? बड़े सवाल यहां पर। इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों आज ये खबर मायने रखती है कि बेलारूस के आसपास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, बॉर्डर पर उकसावे वाली क्या गतिविधियां अब बढ़ती जा रही हैं? ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि बॉर्डर पर उकसावे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर के आसपास वेस्ट सैन्य मौजूदगी जिस तरीके से बढ़ा रहा है, बड़े संकेत मिल रहे हैं। बॉर्डर के आसपास वेस्ट अब किस तरीके से कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा है, इसको लेकर भी खबरें आ रही हैं। पोलैंड में मिसाइल गिरी है, हालांकि झूठे आरोप रूस पर जिस तरीके से लगाए गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि कैसे भी रूस वर्सेस अब नेटो हो जाए, और विपक्षी पार्टी के मेंबर ताकत से सत्ता बदलना भी चाहते हैं। बेलारूस की फैसिलिटी पर ही स्ट्राइक करना चाहते हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण ये कि यूक्रेन और वेस्ट की मदद से ही ये भड़काने की पूरी साजिश है, जिसका खुलासा हो रहा है। पांडे सर, अब इस साजिश की जहां तक हम बात कर रहे हैं, क्या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कैसे पोस्चरिंग की जा रही है? थोड़ी देर पहले हमने पुतिन की नेगोशिएशन ट्रैप की भी बात की, अब बेलारूस जिस तरीके से यहां पर जंग के इस हालात के बीच में तमाम फैक्ट सामने रख रहा है, कैसी पोस्चरिंग की जा रही है? क्या वेस्ट को ही विलन साबित करने की कोशिश है? देखिए, ये तो शुरू से किया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को विलन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये जो बेलारूस के पास जो तनावपूर्ण स्थिति हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से एरियल अपना जो उनका दमखम है उसको दिखाने का प्रयास हो रहा है। जब आप Tu-95 गए और Su-57 की बात हो रही है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ बेलारूस में जो एक्टिविटी हो रही है नाटो कंट्रीज की, उसका प्रत्युत्तर है कि हाँ, अगर आप कर रहे हैं हम भी तैयार हैं, चिंता नहीं करिए। तो ये पोस्चरिंग दोनों तरफ से की जा रही है, और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में और ये बताना भी जरूरी है इस समय में कि हमारी ताकत आपसे कम नहीं है, यही बताने की कोशिश रूस की ओर से बार बार की जा रही है।